दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा के भूगोल की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 6 पृथ्वी के परिमंडल। इसमें आप स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जयमंडल के बारे में जानेंगे। स्थल मंडल के अंतर्गत सभी महाद्वीप और उनकी विशेषताएं, जल मंडल के अंतर्गत महासागर और जलचक्र, वायुमंडल तथा इसकी परतें और जैवमंडल के बारे में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 6वीं कक्षा के भूगोल की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 6 पृथ्वी के परिमंडल। दोस्तों हमारी पृथ्वी का सौर मंडल में विशेष स्थान है और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल और वायु उपस्थित हैं। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन वहीं संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हों। इस आधार पर समस्त भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी का ठोस भाग जहां हम रहते हैं उसे स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहा जाता है। धरातल में जल वाले भाग को जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है और पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल या बायोस्फीयर कहलाता है। और इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, इसलिए जैव मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप पृथ्वी के परिमंडलों के चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ऊपरी भाग स्थल मंडल है, वायुमंडल सबसे बाहरी भाग है। इसके अलावा यहाँ पर जो जलीय भाग जलमंडल है और जैव मंडल आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जहाँ पर जीव या जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। यहाँ पर जैवमंडल को दर्शाया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है, जो यहाँ रेड कलर में दर्शाया गया है। क्रोड के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं और मेंटल के बाहरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। लिथोस्फीयर यानी लिथास, इसका अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल और बायोस का अर्थ होता है जीवन। और इन्हीं शब्दों से चारों परिमंडलों की उत्पत्ति हुई है। आइए सबसे पहले हम स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के बारे में जानते हैं। दोस्तों पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे स्थल मंडल कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है, जिसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थल मंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, जहां पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को महासागर बेसिन या ओशियन बॉटम कहते हैं और विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है और स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। उदाहरण के लिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, आप जानते हैं, और ये समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है, जो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है। यहाँ आइए महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
दोस्तों यहाँ पर आप महाद्वीप और उसका क्षेत्रफल देखेंगे। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर, अफ्रीका 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर, अंटार्कटिका 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर में, यूरोप 1.02 और ऑस्ट्रेलिया 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं दोस्तों। एक मानचित्र अभी आगे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि भारत देश कहाँ पर स्थित है। भारत जिस विशाल भूभाग का अंश है इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग और 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप के अन्य देशों में चीन, ईरान और जापान आदि हैं। दोस्तों एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप और एशिया मिलाकर यूरेशिया कहलाते हैं और विश्व की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी जो है ये हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार या दक्कन का पठार और पामीर का पठार ये एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। इसके अलावा गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, वांगहो, इरावदी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसी महाद्वीप में बहती हैं। यहाँ पर देखिए एशिया महाद्वीप को यहाँ पर पीले कलर में दर्शाया गया है। भारत को यहाँ पर दर्शाया गया है। भारत यहाँ पर देखिए प्रायद्वीप के रूप में हिंद महासागर के उत्तर में भारत देश स्थित है और आप देख सकते हैं यहाँ माउंट एवरेस्ट को दर्शाया गया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को, और यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। अब आइए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। दोस्तों एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है और यहाँ खनिज पदार्थ और शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपको मिला कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। उष्णकटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है। यहाँ विषुवत रेखी घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है और इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नील नदी बहती है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर नदी, कांगो और लिम्पोपो है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है। और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है और मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म और विकास इसी महाद्वीप पर हुआ था। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीपों में बसे हैं और इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर और 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। और आपको बताना है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कि आप जान लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप के पूरब, पश्चिम और उत्तर में कौन से महासागर और सागर स्थित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप के पूरब, पश्चिम और उत्तर में कौन से महासागर स्थित हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर या देखा जाए तो अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर देखिए इस ग्रीन कलर में आप अफ्रीका महाद्वीप को देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि भारत की खोज के लिए निकला कोलंबस खोजते खोजते वेस्ट इंडीज पहुंच गया। साहसी कोलंबस ने इस नई दुनिया की खोज की
और वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थों की यहाँ पर प्रचुरता है। कृषि भूमि की प्रचुरता और औद्योगिक विकास के कारण ये संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पूरब में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, और इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग को काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग नुकीला है, और आपको बताना है कि इसका आकार कैसा है, ये पूछा गया है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत और पूर्व में अपलेशियन पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है। इसको आप मानचित्र में स्पष्टतया देख सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दोस्तों, यहाँ की अमेजन घाटी जो है ये अपनी वनस्पतियों और घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण फैली हुई है, और भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर जाती है। दोस्तों, आप जान लीजिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र में होकर बहती है, जबकि अपवाह या आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दोस्तों, यहाँ पर मानचित्र देखकर आपको बताना है कि अमेजन नदी या अमेजन घाटी कहाँ पर स्थित है। तो ये अमेजन घाटी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रशांत महासागर के पूरब और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो इन दोनों महासागरों के मध्य उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित हैं। दक्षिणी महासागर की किस दिशा में दक्षिणी अमेरिका स्थित है? तो उत्तर है ये पश्चिमी दिशा में स्थित है। और आप देखिए, आपको मानचित्र की सहायता से जो है भूमध्य रेखा, अमेजन नदी और एंडीज पर्वतमाला को दर्शाना है। अब आइए दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के बाद यूरोप महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। आप देखिए और बताना है कि भूमध्य सागर और आर्कटिक महासागर के मध्य कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो भूमध्य सागर और आर्कटिक महासागर के बीच में यूरोप महाद्वीप स्थित है। अगला है कि अटलांटिक महासागर के किस दिशा में यूरोप स्थित है? तो ये पूरब दिशा में है। यूराल पर्वत के पूरब में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो आप जान लीजिए, एशिया महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में अनेक देश हैं, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादि। आप इन देशों को आप जो है मानचित्र में दर्शाना है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यूरोप महाद्वीप छोटा होते हुए भी अत्यंत विकसित है। पिछली 3-4 शताब्दियों में इस महाद्वीप ने संसार को सबसे अधिक प्रभावित किया है, और 2 महाद्वीपों का देश रूस, यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। अब आइए दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो ये महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। ये अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। और आप यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मिलाकर तुलना करके देखिए, ये महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है, इसलिए मानव के लिए यहाँ पर रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत से देशों के शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन स्थापित किए गए हैं। भारत ने भी यहाँ पर 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं, जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती रखा गया है। दोस्तों, अंटार्कटिक महाद्वीप के किस दिशा में ऑस्ट्रेलिया स्थित है आपको बताना है। तो उत्तर है अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर दिशा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है।
अब आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कंगारुओं के बारे में सुना होगा। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में है और ये संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है और इसके चारों ओर महासागर स्थित हैं। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो है चारों ओर कौन से महासागर स्थित हैं, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से ऑस्ट्रेलिया घिरा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार ये चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यहाँ मरे और डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है और इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर चित्र में कंगारू को दर्शाया गया है। आपसे पूछा गया है कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जब भारत में शीत ऋतु होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, क्यों? तो दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ आता है उस हिस्से में गर्मी पड़ती है, जो हिस्सा सूर्य से दूर हो जाता है उस हिस्से में सर्दी पड़ती है। और भारत पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश में स्थित है जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी अक्षांश में, इसलिए दिसंबर में उत्तरी अक्षांश जब सूर्य से दूर हो जाता है तो उस समय भारत में सर्दी पड़ती है और दक्षिणी अक्षांश सूर्य के सामने हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। दोस्तों महाद्वीपों के अतिरिक्त स्थल मंडल में अनेक द्वीप भी हैं। द्वीप अपेक्षाकृत छोटा भूखंड होता है जो चारों ओर जल से घिरा होता है, जैसे श्रीलंका, लक्षद्वीप, जापान, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ये सभी द्वीप हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों स्थलाकृतियाँ यानी लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो हमारी पृथ्वी का धरातल असमान और उबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों पर्वत, पठार और मैदान में विभाजित किया जाता है। दोस्तों एटलस की सहायता से विभिन्न महाद्वीप में स्थित पर्वत, पठार, मैदान और नदियों की स्थिति को आप जान सकते हैं। स्थल मंडल के बाद आइए जल मंडल के बारे में जानते हैं। जल मंडल को दोस्तों हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है और हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 यानी 71% भाग जल और लगभग 1/4 यानी 29% भाग स्थल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धरातल पर अधिक नीला भाग फैला हुआ है कि स्थल भाग, तो नीला भाग अधिक भाग पर फैला हुआ है और ये नीले भाग महासागर हैं। ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इसे विश्व के मानचित्र पर दिए गए महासागरों के नाम से आप देख सकते हैं। तो जब आप महासागर देखेंगे तो इसमें आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर के रूप में महासागर देखेंगे। दोस्तों प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है जिसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। आर्कटिक महासागर 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर और दक्षिणी महासागर 0.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों आप जान लीजिए कि महासागरी जल जो होता है ये स्थिर नहीं बल्कि हमेशा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें और धाराएं चलती रहती हैं। महासागरी जल खारा होता है और समुद्री तल यानी महासागर को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई हो अथवा स्थलखंड के पर्वत, पठार या मैदानों की ऊंचाई हो, ये सभी गहराई या ऊंचाइयां महासागर तल से नापी जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और जल के 3 रूप होते हैं, ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी जल और वाष्प यानी गैस। एक महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए, यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं।
कि संसार में मीठे पानी का भाग जो है 0.03% पीने योग्य अलवण या मीठा जल है, जो कि हिम चादरों और भूगर्भ में संचित जल के रूप में है। और शेष जो जल है 97.97% आप देख सकते हैं। तो ये जल समुद्री जल है जो पीने योग्य नहीं है। और आप जो जल पीते हैं वो कैसा होता है, खारा या मीठा? तो ये मीठा होता है। और ये जलीय भाग हमारी पृथ्वी पर कितना है, तो इसके लिए आप कंफर्म हो जाइए दोस्तों कि ये जो जलीय भाग है हमारी पृथ्वी पर, ये अत्यंत ही कम हिस्सा है और ये बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। और 0.03% ये जलीय भाग हमारी पृथ्वी पर है, जो कि पीने योग्य अलवणीय जल है। वाटर साइकिल या जल चक्र क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जल 3 रूपों ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल के तीनों रूपों के आपसे परिवर्तन से है। ये निम्नलिखित प्रक्रिया से संभव होता है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा आप जानते हैं कि वायुमंडल में पहुंचता है। वाष्पीकरण क्यों होता है? तो सूर्य से आने वाले विकिरण से पृथ्वी का या जल का तल गर्म होता है और वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण से ये जल वायुमंडल में पहुंचता है और इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। इसे संघनन यानी कंसंट्रेशन कहते हैं। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है और संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। और वर्षण कई रूपों पर होता है, रूपों में जैसे वर्षा, फुहार, ओला और हिमपात। दोस्तों आप जान लीजिए कि वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जल चक्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाष्पन होता है जो पृथ्वी पर जल है, ये संघनित होकर वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर चलता रहता है। इस तरह से ये जो जल चक्र है या वाटर साइकिल लगातार चलता रहता है। अब आइए दोस्तों वायुमंडल के बारे में जानते हैं, यानी एटमॉस्फियर। तो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं और ये गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, ये वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान और अन्य विशेषताओं के आधार पर कुछ परतों में बांटा गया है। और पृथ्वी की सतह से जब हम प्रारंभ करते हैं तो ये परतें किस क्रम में आती हैं? सबसे पहले नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। तो दोस्तों वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है और बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल और वायु विहीन बाह्य अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप जान लीजिए वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और 21% ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलकर 1% होता है। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। यहाँ वायुमंडल में परतों को दर्शाया गया है। तो वायुमंडल की परतें आप देखिए, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये वायुमंडल की परतें हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि बढ़ती ऊंचाई के साथ या ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्र पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाई पर हवा का घनत्व कम रहता है। धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है और यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है, वहां पर हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही अपने साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर रखते हैं। अब आइए लास्ट में जैव मंडल के बारे में जानते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है बायोस्फीयर। जहाँ भी आप रहते हैं आपके आसपास कौवा, तोता, चूहे, बिल्ली आदि पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार वनों में जंगली जीव जंतु और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़, झाड़ियाँ और घासें मिलती हैं। ये सभी मिलकर जैव मंडल या बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं।
दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र होता है जहां तीनों मंडल यानी स्थल, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं और यहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल और वायु में फैला हुआ है और इस सीमित क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। यहाँ पर जैवमंडल को प्रदर्शित किया गया है। वायुमंडल का कुछ हिस्सा, जल मंडल और स्थल मंडल, ये तीनों ही जो है भाग मिलकर जो है सीमित क्षेत्र जैवमंडल का निर्माण करता है। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश आदि हैं जो एक साथ मिलते हैं, इन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को मांसाहारी जीव कहा जाता है और इन वनस्पतियों, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि महासागर, नदी और झील के जल में भी घासें और शैवाल मिलते हैं। इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियां मिलती हैं, इन्हें महासागरीय अथवा जलीय जैवमंडल कहते हैं। मानव भी जैवमंडल का एक सदस्य है जो स्थलीय और जलीय जीवमंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे शाकाहारी मानव जीवमंडल से फल, फूल और सब्जी प्राप्त करता है, जबकि मांसाहारी मानव जीवों जैसे बकरी, मछली, मुर्गा इत्यादि को भी खाता है। मानव जैवमंडल को क्षति भी पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना। मानव उद्योग धंधों के द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें वायुमंडल में उत्सर्जित यानी विसर्जित करता रहता है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ता है और भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे जैवमंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जब आप गंदगी, मलबा या कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। और आप जान लीजिए कि दोस्तों, प्राकृतिक असंतुलन के प्रभाव जो हैं ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वायुमंडल के प्रदूषित होने पर वर्षा पर कुप्रभाव पड़ता है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर जो हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होता है, जैसे कभी तेज तूफान तो कभी कड़ाके की ठंड, जिससे जीव जंतु आदि सभी प्रभावित होते हैं। अब आइए दोस्तों, इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखिए। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल ये पृथ्वी के परिमंडल हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आप जानते हैं एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार या पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग लगभग 3/4 है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो नीचे से वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किस महाद्वीप से होकर कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? तो ये महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप जानते हैं पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मिस्र में स्थित हैं। और यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो ये भूमध्य सागर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको स्तंभों का मिलान करना है। और सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप जानते हैं सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो एवरेस्ट है। सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है। सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह से आप सही मिलान कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी बोर्ड के 6वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 6 पृथ्वी के परिमंडल। इसमें आपने पृथ्वी के परिमंडलों, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने जाना जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।